ठीक है, चलिए आज के इस दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इलाका जो कुछ दशकों पहले तक सिर्फ एक शांत घना जंगल हुआ करता था, वो आज भारत के औद्योगिक दिल की धड़कन बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरबा की। इसे अक्सर भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ये कोई आम कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसे जिले के निर्माण की हैरत अंगेज कहानी है जो आज इतने विशाल पैमाने पर बिजली पैदा करता है कि उससे पूरे गोवा को एक नहीं बल्कि 2 बार रोशन किया जा सकता है ना कमाल की बात। अब इस बदलाव का पैमाना आखिर कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए हमें 1947 के भारत में वापस जाना होगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब पूरे भारत की बिजली बनाने की कुल क्षमता कितनी थी पता है? महज 1362 मेगावाट। उस वक्त 35 करोड़ से ज्यादा की आबादी इसी सीमित बिजली पर निर्भर थी। और अब आज की स्थिति देखिए, सिर्फ एक अकेला जिला यानी हमारा कोरबा आज 4000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है। ये चौंकाने वाले आंकड़े साफ बताते हैं कि आखिर आज की ये चर्चा हमारे लिए कितनी मायने रखती है। सेक्शन 1, अंधेरे में देश और बिजली की तलाश। देखिए, आज़ादी के ठीक बाद देश के सामने सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही था कि नए कारखानों और तेजी से बसते शहरों के लिए सस्ती और भरोसेमंद बिजली आखिर आएगी कहां से। इसी भारी दबाव के चलते 1978 में योजनाकारों की नज़र मध्य भारत की एक बहुत ही खास जमीन पर पड़ी और यहीं से पिटहेड थर्मल पावर स्टेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब आप सोचेंगे, ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा पावर प्लांट जो बिल्कुल कोयले की खदान के मुहाने पर बनाया गया हो। इसका फायदा? कोयला ढोने का भारी भरकम खर्च और ट्रांसमिशन का नुकसान दोनों बच जाते हैं। कोरबा इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह थी, क्योंकि यहाँ प्रकृति और बुनियादी ढांचे का ऐसा तालमेल था जो कहीं और नहीं था। पानी के लिए हसदेव नदी थी, 1955 में बना चांपा कोरबा रेल लिंक तैयार था, और सबसे बड़ी बात, इसी जमीन के ठीक नीचे 10,000 मिलियन टन से भी ज्यादा कोयले का एक विशाल खजाना छिपा था। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर मौजूद था। सेक्शन 2, हसदेव नदी को साधना। जमीन और कोयला तो मिल गया, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। किसी भी बड़े पावर प्लांट को 2400 घंटे चलाने के लिए करोड़ों लीटर ठंडे पानी की जरूरत होती है, और यहीं पर 333 किलोमीटर लंबी हसदेव नदी को कंट्रोल करने की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। लेकिन हमारे इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस उफनती नदी को बेतरतीब ढंग से रोकने के बजाय इसे 4 बहुत ही तार्किक चरणों में बांटा। सबसे पहले नदी के पानी को मोड़ने के लिए दर्री बैराज बनाया गया। फिर 48 किलोमीटर लंबी एक मुख्य नहर प्रणाली बिछाई गई, और अंत में दर्री बैराज से 42 किलोमीटर ऊपर की तरफ विशाल हसदेव बांगो बहुउद्देश्य बांध खड़ा किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ कंक्रीट की कोई आम दीवार नहीं थी, बल्कि सिंचाई, उद्योगों और पीने के पानी की जरूरतों को एक साथ पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक पूरा का पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। और जब ये ढांचा बनकर तैयार हुआ तो इसका आकार सचमुच अकल्पनीय था। जरा सोचिए, 87 मीटर की ऊंचाई ये हसदेव बांगो बांध की अधिकतम ऊंचाई है। 2.5 किलोमीटर लंबा ये बांध, जिसे बनाने में 3.42 मिलियन क्यूबिक मीटर सामग्री का इस्तेमाल हुआ। और इसके 11 विशाल रेडियल गेट, वो इतने शक्तिशाली हैं कि भयंकर बाढ़ के समय भी हर सेकेंड 24,000 क्यूबिक मीटर पानी नदी में छोड़ सकते हैं। सही मायनों में ये इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। सेक्शन 3, ऊर्जा के दिग्गजों का निर्माण। तो पानी और जमीन का इंतजाम हो गया। इसके बाद कहानी का रुख मुड़ा जमुनी पाली के दूर दराज इलाके की तरफ। बीच जंगल में पेड़ों को हटाकर एक पूरी नई टाउनशिप बसाई गई। मकसद सिर्फ एक था, एनटीपीसी कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन को खड़ा करना। अब प्लांट तो बन रहा था, लेकिन उसे लगातार चलाने के लिए हर साल 11 मिलियन टन से भी ज्यादा कोयले की जरूरत थी। इतनी बड़ी मात्रा! इस भारी भरकम लॉजिस्टिक चुनौती को पार करने के लिए एक बेहद अनोखा तरीका निकाला गया, मैरीगो राउंड या एमजीआर सिस्टम। ये बिल्कुल एक लगातार चलने वाली कन्वेयर बेल्ट की तरह है। 35 किलोमीटर लंबी ये खास रेलवे लाइन है जिस पर रोजाना 19 ट्रेनें खदान से प्लांट तक बिना रुके गोल गोल चक्कर लगाती हैं। हर ट्रेन में 34 डिब्बे और हर डिब्बे में 60 से 65 टन कोयला। खदान से प्लांट तक बिना रुके कोयला पहुंचाने का इससे बेहतरीन तरीका शायद ही कोई और हो। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि 1980 के दशक में काम किस अविश्वसनीय स्पीड से हुआ। ये मानो क्षमता बढ़ाने की एक रेस सी थी। मार्च 1983 में एनटीपीसी के पहले यूनिट में पहली बार आग जली, यानी वो शुरू हुआ। और कुछ ही महीनों बाद जून में स्टेट बोर्ड के एचटीपीएस प्लांट ने भी अपना पहला यूनिट शुरू कर दिया।
दोनों ही संस्थाओं ने मिलकर 1983 से 1989 के बीच एकदम रिकॉर्ड समय में विशाल क्षमता वाले कई नए यूनिट्स जोड़ दिए। जब ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से बनकर तैयार हुए तो जो फाइनल आंकड़े सामने आए वो किसी को भी हैरत में डालने के लिए काफ़ी हैं। एनटीपीसी, एचटीपीएस, डीएसपीएमटीपीएस और हसदेव बांगो हाइड्रो प्लांट ये सब मिलकर आज 4000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं। यही वो विशाल सामूहिक ताकत है जो आज भारत के कई राज्यों में हमारे और आपके घरों को लगातार रोशन रख रही है। लेकिन इतनी विशाल मात्रा में बिजली बनाने के पीछे जो असली हीरो है वो है कोयला, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 132.5 मिलियन टन। जी हाँ, ये SECL की गेवरा और कुसुमुंडा ओपन कास्ट कोयला खदानों की कुल सालाना क्षमता है। 1981 में शुरू हुई गेवरा खदान आज दुनिया की सबसे बड़ी खुली खदानों में से एक है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि ये दोनों खदानें मिलकर भारत का लगभग 10% कोयला अकेले ही निकालती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि यही वो खदानें हैं जो इस पूरे ऊर्जा साम्राज्य का पेट भरती हैं। सेक्शन 4, रोशनी की असली कीमत। अब तक हमने इंजीनियरिंग के चमत्कारों की बहुत बात की, लेकिन देखिए, इस पूरी तस्वीर का एक दूसरा और बेहद अहम पहलू भी है। इस भारी औद्योगिक उछाल के कुछ वास्तविक पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम भी रहे हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विकास की एक भारी कीमत चुकाई गई है। बांध बनने से कई गांव विस्थापित हुए, काफ़ी ज़मीनें जलमग्न हो गईं। बड़े पैमाने पर खनन की वजह से वहां की हवा में PM10 और PM2.5 का स्तर काफ़ी अधिक रहता है। इसके साथ ही चिमनियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और उड़ने वाली राख यानी फ्लाई ऐश लगातार एक चुनौती बने हुए हैं। हालांकि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जैसे हाईटेक उपकरण लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी सितंबर 2011 में धनरास ऐश डाइक के टूटने जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि भारी उद्योगों के साथ ये जोखिम हमेशा जुड़े रहते हैं। उस घटना के कारण पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ था और प्लांट का उत्पादन भी आधा करना पड़ा था। तो ये एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकारना होगा। सेक्शन 5, कोरबा का अगला अध्याय। तो अब आगे क्या? भविष्य का रास्ता क्या है? खैर, कोरबा अब सिर्फ अपने पुराने बुनियादी ढांचे से चिपका हुआ नहीं है। वो आधुनिक ऊर्जा जरूरतों और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के बीच एक सही बैलेंस बनाने के लिए खुद को तेजी से ढाल रहा है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जनवरी 2021 में एक पूरे युग का अंत हुआ। 1966 में स्थापित हुए कोरबा ईस्ट के मूल 50 मेगावाट वाले पुराने थर्मल यूनिट्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये सच में कोरबा के इतिहास के पहले अध्याय का समापन था। जिन मशीनों ने सबसे पहली बार इस इलाके में भाप बनाकर रोशनी फैलाई थी, वो मशीनें अब हमेशा के लिए शांत होकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। अब पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली तकनीक की जगह बिल्कुल आधुनिक तकनीक ले रही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है मार्च 2025 का वो फैसला जब BHEL को सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 2 नए 660 मेगावाट के यूनिट्स बनाने का 11,800 करोड़ रुपए का भारी भरकम ऑर्डर मिला। अब ये सुपर क्रिटिकल तकनीक क्या है? दरअसल ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बॉयलर इतने चरम दबाव और तापमान पर काम करते हैं कि पानी और भाप के बीच का अंतर ही लगभग खत्म हो जाता है। इसका नतीजा बहुत शानदार है, कम कोयले की खपत में बहुत ज्यादा बिजली का उत्पादन, और सबसे अहम बात, प्रदूषण के स्तर में भारी कमी। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही सकारात्मक और जरूरी कदम है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सुपर क्रिटिकल तकनीक की ओर ये बदलाव कोरबा की उस विशाल औद्योगिक विरासत और आने वाले स्वच्छ कल की जरूरत के बीच एक सही संतुलन बना पाएगा? विकास की रफ्तार और पर्यावरण की सुरक्षा का ये तालमेल आखिर कैसे बैठेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।